देखिए, आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में चल रही तमाम व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। इसीलिए अब एडीए ने ताजमहल के आसपास के इलाके का सर्वे कराने के लिए टीमों को गठित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के आसपास के इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब एडीए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का, मौके पर मौजूद हैं और तमाम स्थितियां उनके आंखों के सामने हैं। नितिन, किस तरीके की सिचुएशन है? इस आदेश के बाद व्यापारियों का क्या कहना है? प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए स्नेहिता, बिल्कुल जबरदस्त हड़कंप की स्थिति है। रातों की कहा जाए नींद गायब है, दिन का चैन गायब है, क्योंकि आजीविका का जो संकट होता है वो कहा जाए सबसे बड़ा संकट होता है कि क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह से करीब 2 साल पूरी तरह से आगरा की टूरिज्म इंडस्ट्री ठप रही और अब जब कारोबार ट्रैक पर आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं लोगों को कहा जाए ज़बरदस्त तरीके से बेचैन किए हुए है। आगे लोग क्या करेंगे? और 500 मीटर के दायरे में सैकड़ों दुकान हैं, हज़ारों लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे अगर ताला पड़ जाता है। आज एडीए की टीम सर्वे के लिए भी आ रही है आगरा विकास प्राधिकरण की। तमाम लोग उनसे बात कर लेते हैं। अब आपका आगामी कदम क्या होगा? अब तो एडीए तो सर्वे करने भी पहुंचा। देखिए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सवाल है, वो कहीं ना कहीं उनको शायद मिसगाइड किया गया है और हम अपना पक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहेंगे। तमाम जो लोग हैं वो रिव्यू में जाना चाह रहे हैं, पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जिस वजह से कि एक्चुअलिटी से उनको वाकिफ कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो लाखों लोगों की आजीविका का सवाल है। वैसे ही बेरोजगारी और उससे क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो ताजमहल को लेकर ऑर्डर आया है, अब आप कैसे देखते हैं, क्या करने वाले अगला कदम? नहीं, इससे पूर्व में 96 के अंदर भी ऑर्डर आया था। हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि थे केशव महाराज जी, उन्होंने प्रयास करे। उसके साथ साथ हमारे पास ऑर्डर टू ऑर्डर जो है पहले जब आया तो उसमें यथास्थिति रखी गई, समझे, क्योंकि इसमें स्थानीय लोगों का व्यापार है, स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो है पूर्वजों ने काम किया, पीढ़ियां बीत गई। देखिए बिल्कुल पीढ़ियां कई सारी पीढ़ियों से लोग यहाँ कारोबार करते आ रहे हैं और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होगी। बिल्कुल नितिन, अब ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने वाली है प्रशासन के लिए भी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है तो इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन इतने लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। देखना ये होगा कि ये लोग क्या लीगल रेमेडी लेते हैं, पुनर्विचार याचिका डालते हैं, क्योंकि तभी इस समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी तस्वीरों के साथ देने के लिए। लखनऊ से खबर, जहां आज सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। आज अखिलेश को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में ये अधिवेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे सपा का ये अधिवेशन शुरू होगा। करीब 10:05 पर अखिलेश यादव पार्टी का झंडारोहण करेंगे। इसके बाद पार्टी के महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव का भाषण होगा, साथ ही राजनीतिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। शाम करीब 5 बजे यह अधिवेशन समाप्त हो जाएगा। आपको बताएं कि राष्ट्रीय अधिवेशन है ये सपा का, जबकि कल राज्य स्तरीय अधिवेशन में नरेश उत्तम पटेल को फिर से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो लखनऊ से युद्ध घोषणा क्या है, आइए समझते हैं। तो सपा का आज राष्ट्रीय अधिवेशन है। रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे का वक्त है जब ये अधिवेशन शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा? राष्ट्रगान के साथ अधिवेशन शुरू होगा। राम गोपाल यादव चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। यहां माना जा रहा है कि राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मुहर लग जाएगी। कल की अगर बात करें तो कल राज्य अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया था। वो तस्वीरें आई थी, खबरें आई थी। और चलिए आज किस तरीके की हलचल है, सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी का, जो कि लखनऊ में मौजूद है रमाबाई मैदान में। आज किस तरीके की तैयारी दिखाई दे रही है? कल की तस्वीरों के बाद ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके आसपास हलचल भी दिख रही है। जी वीरेश। देखिए, जो तंबू और कनात और कुर्सियां जो कल थी राज्य सम्मेलन में, वो आज राष्ट्रीय सम्मेलन में भी वही हैं और जगह भी वही है। जगह रमाबाई अंबेडकर मैदान है और ऐसे में तैयारियां उसी तरीके से हैं। लेकिन कल और आज में अंतर ये है, कल भी मैं इसी वक्त आपसे मुखातिब था, उस वक्त कार्यकर्ताओं में उत्साह ज़्यादा था, संख्या ज़्यादा थी, मार हो रही थी।
गाड़ियां एक तरीके से रोकी जा रही थी कि कब कैसे जाएं, कैसे अंदर पहुंचे। लेकिन आज राष्ट्रीय सम्मेलन है, अखिलेश यादव को चुना जाना है, सभी को पता है कि एक बार फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी संख्या में अभी कमी है। इस वक्त जब मैं राज्य सम्मेलन को कल कवर कर रहा था, उस समय मार हो रही थी, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा था, सारी कुर्सियां भरी हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों आज उत्साह कम है या क्या है। लेकिन कुछ मिलाकर आज राजनीतिक प्रस्ताव पेश होगा और पेश होगा अंबिका चौधरी करेंगे, जो बसपा में चले गए थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी में रहे, बहुत ही कानून के जानकार माने जाते हैं। लेकिन हमारे साथ अरविंद गिरी हैं, जो अंबिका चौधरी के जिले के ही हैं, निवर्तमान युवजन सभा के अध्यक्ष हैं। अरविंद गिरी बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जो अखिलेश यादव की टीम है उसके सदस्य हैं, और साथ ही साथ जो नई सपा है, नई हवा है, युवाओं की सपा है और नई हवा है, तो किस रूप में है और क्या होगा। भाई अध्यक्ष जी तो तय है, तो आखिर क्या होगा? सबसे पहले तो आप कह रहे थे कुर्सियां खाली हैं, उधर नाश्ता चल रहा है। कल सुबह नाश्ता नहीं था, सुबह दोपहर को भोजन था, तो दोपहर में लोग वहाँ गए। अभी जितने लोग आ रहे हैं सबको कहा गया है, एक कार्यक्रम जारी है कि पहले खाओ और उसके बाद है, उसके बाद आइए आराम से चचा भी आ गए और बैठ करके। आप बताइए, चलिए राजनीतिक प्रस्ताव पे बात हो जाए। जो अध्यक्ष तो आपके तय हैं, तो अगर तय अध्यक्ष में ऐसा क्या खास हो जाएगा, क्या बदलाव होगा 24 को लेकर? 22 में वो क्या कमियां रह गईं जो 24 में क्रांति मच जाएगा? आज हमारी चुनावी प्रक्रिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद समाजवादी पार्टी के जितने राष्ट्रीय कमेटी के लोग होंगे और जितने डेलीगेट्स आए होंगे, एक नई ऊर्जा लेकर के जाएंगे और नई ऊर्जा के साथ जाकर के 2024 के चुनाव की तैयारी करेंगे और जाकर के बूथ पर, जमीन पे काम करने का काम करेंगे। और इस आताताई सरकार को, इस भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार को, जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे अपना कब्जा कर चुकी है और कब्जा करके उस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव में फायदा उठाना चाहती है, उसको रोकने का काम करेंगे और लड़ने का काम करेंगे। लड़ने का काम, जमीन का काम, साइकिल से टहलने का काम, दौड़ने का काम, रथ यात्रा करने का काम, ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं। और अरविंद गिरी तो उस रथ के एक तरीके से सारथी के तौर पर चारों तरफ इधर जाओ उधर जाओ, ये अनुशासन वो अनुशासन कर चुके हैं। भैया तो 22 में तो कुछ ना हुआ, तो कैसे 24 में होगा? 22 में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा और हमें दबाया गया। आपने देखा होगा किस तरह से नंगा नाच हुई, लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की गई, नंगा नाच हुई, किस तरह से हमारे विधायकों को 100 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से हराया गया और जबरदस्ती हराया गया। इन परिस्थितियों में हम लोग अब पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लड़ने को तैयार हैं और लड़ करके 2024 में परिवर्तन लाएंगे, झंडा गाड़ देंगे और परिवर्तन ले आएंगे। देखिए अभी राष्ट्रगान भी होगा यहाँ, राष्ट्रगीत के अलावा, राष्ट्रगान के अलावा समाजवादी गीत भी होगा। अच्छा। राष्ट्र जो झंडारोहण है वो भी होगा और समाजवादी झंडारोहण भी होगा। चाचा ये बताओ आप कि कहाँ से आए हो? प्रताप सिंह यादव, कन्नौज से आया हूँ। कन्नौज तो घर ही है फिर। हाँ, समाजवादी गढ़ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्म भूमि रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सन 63 में फरुखाबाद संसदीय सीट था, कन्नौज उसमें लगता था। जी का गढ़ रहा है, अखिलेश जी का भी गढ़ रहा है, तो 19 में हरा क्यों दिया? सरकार ने हराया है, जनता तो देखिए अब सरकार ने। आप आत्मा बताइए कैसे हैं, क्या वहाँ जबरदस्ती जीते हैं? जहाँ से हारे हैं वहाँ जबरदस्ती हारे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच तो संदेश यही दिखाई दे रहा है जो कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जो नीति है वो तय होती है दफ्तर में। दफ्तर के सामने हमारे सहयोगी अनुभव मौजूद हैं। दफ्तर पर क्या हालचाल है? यहाँ जहाँ वीरेश मौजूद हैं अनुभव, वहाँ पे तो लोगों की संख्या कल के मुकाबले आज कम दिखाई दे रही है। कह रहे हैं नाश्ता पानी कर रहे हैं, लेकिन दफ्तर पे किसी तरीके की हलचल? देखिए, अगर बात करें दफ्तर की, तो जो डेलीगेट कल आए थे उनमें से कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं, तो इसलिए पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। कुछ लोग फोटो खिंचा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेताजी का आवास ही देख लो आए हो तो, कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव का आवास देख लो आए हो तो। और देखिए, कल था राज्य स्तरीय सम्मेलन, वहाँ पूरे प्रदेश से 15,000 डेलीगेट आए थे। आज है राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें सिर्फ 5,000 डेलीगेट बुलाए गए हैं। और पूरे देश भर से, यानी तमिलनाडु से भी, केरला से भी, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, राजस्थान से भी, उत्तराखंड से भी, अलग अलग राज्यों से डेलीगेट्स आए हैं। भले ही केरल में 5 लोग 10 लोग हो सदस्य, लेकिन वहां से भी डेलीगेट्स आए हैं। और देखिए, हम तो पूरे दिन कल वहीं रमाबाई अंबेडकर मैदान में रहे।
वहाँ पर भी हमें जोश नजर नहीं आया। नरेश उत्तम के नाम की घोषणा हुई, सब कहने लगे अरे ये तो पहले से हैं, 2017 का चुनाव इनके हम नेतृत्व में लड़े, 2019 का लड़े, 2022 का लड़े, क्या नतीजा रहा सब जानते हैं। आज अखिलेश यादव का चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और ये भी सबको पता है। आज पूरे नेशनल जो डेलीगेट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो जोश कहा जाए, या हम जिसको हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोश से भरे रहते हैं। लेकिन अनुभव ये तो हमने जब इलेक्शन कवर किया तो जोश में होश न खो देने वाले कार्यकर्ता भी देखने मिलते हैं, जिसको पार्टी संभालते संभालते परेशान रहती है। रमाबाई, मैदान में जहां वीरेश मौजूद हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे कितने जोरों शोरों से हमने सुना चुनाव में प्रचार के दौरान। वीरेश अभी कहां हैं वो तमाम भैया लोग जो भैया जी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं? देखिए ये भैया पे जवानी कुर्बान करने वाली ब्रिगेड के सदस्य हैं। और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आवाज में दम ना आ रही तुम्हारी? बहुत दम है हम समाजवादियों की आवाज में। कोई नारा ही नहीं। यादव जिंदाबाद। आवाज में थोड़ी कमी है, अभी उत्साह में भी कमी आ रही है, लेकिन कमी नहीं होती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं की आवाज में कमी नहीं होती है। तुम अपने नेता का थोड़ा नारा तो एकदम बुलंदी से लगाओ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। एक बार में थक गए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। हम लोग भैया 75 जिला है, एक साइकिल पर एक पैडल मार के, सुनो, साइकिल पर एक पैडल मार के थक जा रहे हो। एक बार अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, थकने वाले लोग नहीं। तक नारा लगाओ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश बस वीरेश, ना चैलेंज करें तो अच्छा है। कार्यकर्ताओं का जोश, युवा है, वो आपने भी खूब देखा है, हमने भी कैमरे पर खूब दिखाया है, और यही जोश है जिसके लिए जाने जाते हैं तमाम कार्यकर्ता। हमेशा जोश हाई रहता है। शुक्रिया वीरेश, शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा का आज चौथा दिन है। कल की बात करें तो आजमगढ़ के बाद आज बस्ती में सुबह सपा का कार्यक्रम है। यहां ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दरअसल लखनऊ से शुरू हुई सावधान यात्रा कल आजमगढ़ में थी और अब अंबेडकर नगर होते हुए काशी पहुंची। इसके बाद आज ये यात्रा बस्ती पहुंचेगी। 27 अक्टूबर को बिहार के पटना में समापन होना है। तो देखिए, सावधान यात्रा का आज चौथा दिन। आज क्या क्या होने वाला है और क्या कुछ डिटेल्स है इस यात्रा को लेकर के फिर से बता दें आपको। लखनऊ से ये यात्रा शुरू हुई थी, अंबेडकर नगर से होते हुए काशी पहुंची। कल आजमगढ़ में थे ओम प्रकाश राजभर। आज बस्ती पहुंचेगी ये सावधान यात्रा। बस्ती से संत कबीर नगर के लिए रवानगी है। 27 अक्टूबर को पटना में सुबह सपा की महारैली होनी है और 27 अक्टूबर को सुबह सपा का स्थापना दिवस भी है। तो आप समझिए कि किस तरीके से सावधान करने की नियत से ये यात्रा निकाली गई और जगह जगह से इसके पॉइंट डिसाइड हैं। कल आजमगढ़ में मौजूद थे, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में वहां पहुंच करके सुबह सपा अध्यक्ष ने भी ललकारा। और आज बारी बस्ती की है, बस्ती संत कबीर नगर, और समाप्ति होगी स्थापना दिवस के मौके पर पटना में। देखिए, यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब सरकार ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत विभागवार उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, बताई जाएंगी। आज कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह दोपहर 1 बजे लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पशुधन, दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई विभागों के कामकाज को गिनाया जाएगा। इसके साथ ही गो संरक्षण पोर्टल और ऐप का भी उद्घाटन होना है। तो देखिए, 6 महीने पूरे होने पर सबको अपनी अपने डिपार्टमेंट की डिटेल देनी है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। कहां कहां क्या क्या काम हुआ है, 6 महीने का जो टारगेट था, जो सरकार लेकर के चली थी, वो कितना पूरा हुआ है, इसे ही बताया जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं वाराणसी के ज्ञान वापी केस की। वाराणसी में आज ज्ञान वापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई है। सुनवाई में कार्बन डेटिंग की मांग उठाई जाएगी। अब कार्बन डेटिंग को लेकर 2 धड़ों में हिंदू पक्ष बटा हुआ है।
दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस की ये सुनवाई होनी है। दरअसल पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा था और अब भी अंजुमन इंतजामिया सुनवाई के लिए 8 हफ्ते की मोहलत की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि इस बार की सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष सवालों के घेरे में है, क्योंकि मंदिर प्रशासन से लैंड एक्सचेंज डीड को लेकर के सवाल खड़े हुए। इस डीड में बाउंड्री के चारों तरफ मंदिर का क्षेत्र दर्शाया गया है। दरअसल जुलाई में 92.93 वर्ग मीटर की जमीन की अदला बदली हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने मंदिर प्रशासन को जमीन सौंपी थी। हालांकि आज सुनवाई से पहले कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष ने 2 धड़ों में बंटवारा देखा गया। 2 धड़ों में बटे वो नजर आए। क्यों? देखिए, ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर एक पक्ष ने कहा कि डेटिंग होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग से उम्र का पता लगेगा। दूसरे पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग का विरोध किया है। तो अब हिंदू पक्ष के भीतर ही कार्बन डेटिंग को लेकर के आमने सामने की स्थिति दिखाई दे रही है। जो सुनवाई करने जा रही है मूलतः 2 बिंदु जो अभी प्रमुख बिंदु हैं। एक बिंदु जो हम लोगों ने साइंटिफिक जांच की बात की है कि कौन सा टेक्निक उत्तम और सबसे बढ़िया होगा जिससे शिवलिंग कहीं से क्षतिग्रस्त न हो, कौन सी तकनीक उत्तम तकनीक है जिससे जांच हो जाए। इसके लिए एसआई भाई कोर्ट जो है एसआई को भी आमंत्रित कर सकती है। अब ये कोर्ट का विशेषाधिकार है, नोटिस जारी करे और एसआई जांच के बताए जांच के बाद कि कौन सी जांच ऐसा संभव है कि तकनीक से कि सही चीज़, सही तथ्य, सही उम्र उस शिवलिंग का पता चल जाए। ये तो हम लोगों ने जो मांग किया उसमें तमाम टेक्निक है भाई, कार्बन डेटिंग से लेके रडार, लेजर, रेडियो, तमाम सिस्टम है। कि जो बात आप कह रहे हैं कि बिना शिवलिंग को छुए जो है उसका टेस्ट किया जा सकता है, मैं उसके बारे में भली बात ही परिचित हूँ। एक XYD टेस्ट होता है, एक IPMS टेस्ट होता है, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। वो दोनों टेस्ट में 30 नैनोमीटर का लेजर रे अंदर घुसाया जाता है शिवलिंग में। ये कहाँ तक समझदारी की बात है? हम उनको परमपिता परमेश्वर मान रहे हैं और हम लेजर घुसाएंगे उनके अंदर, क्या वो भी एक प्रकार का जो है शिवलिंग को भंग करने की स्थिति नहीं पैदा होती है? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।